जरिए समझाएंगे, क्योंकि अयोध्या में इस समय दिवाली जैसा माहौल है। लेकिन क्या भगवान राम का मंदिर बन जाने के बाद देश में भी राम राज्य आ जाएगा? आपने राम राज्य का जिक्र कई बार सुना होगा, इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा। महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि देश में राम राज्य आना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी पर अपना कॉपीराइट समझने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके कई नेता हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राम राज्य की अवधारणा ही राम के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम आपको यह भी बताएंगे कि राम राज्य आखिर होता क्या है, इसमें राजा के क्या कर्तव्य होते हैं और प्रजा के क्या अधिकार होते हैं। हमारा यह विश्लेषण देखने के बाद आपको यह फैसला करने में आसानी होगी कि भारत राम राज्य के सपने के कितने करीब खड़ा है या फिर इससे कितना दूर है। भारत का हर आदर्श व्यक्ति भगवान राम की तरह बनना चाहता है, लेकिन जब भी जीवन में संकट आता है तो ज्यादातर लोग किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक संघर्षशील मनुष्य का जीवन जीने वाले श्री राम चमत्कारों के दम पर नहीं, बल्कि पुरुषार्थ, मर्यादा और अपने गुणों के दम पर भगवान कहलाए। इसलिए आज श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हम आपको बताएंगे कि किसी व्यक्ति को उसकी धन दौलत और उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसके गुण महान बनाते हैं, उसके गुण उसे वीर बनाते हैं। और इसके बाद हम श्री राम की उस सॉफ्ट पावर की बात करेंगे जिसके दम पर भारत पूरे एशिया को एक सूत्र में बांध सकता है और इन सभी देशों का नेतृत्व कर सकता है। श्री राम का जीवन किसी सुपर हीरो से कम नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे और युवा फिल्मी सुपर हीरोज की दुनिया में खोए रहते हैं। इसलिए आज हम ये भी देखेंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे कि क्या श्री राम इस पीढ़ी के असली सुपर हीरो बन सकते हैं। और आखिर में हम यूपीएससी के रिजल्ट्स की बात करेंगे। भारत का हर मध्यम वर्गीय परिवार यह सपना देखता है कि एक दिन उनका बच्चा आईएएस बनेगा। इसलिए आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो ना तो महंगे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं, ना ही इन छात्रों के पास पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन सिर्फ अपने परिश्रम और अपने संकल्प के दम पर इन्होंने ये कठिन परीक्षा पास कर ली और आईएएस बनने का सपना पूरा किया। इनकी कहानियां आज आपको नई ऊर्जा से भर देंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे। गणेश पूजन के बाद प्रधानमंत्री शिला पूजन का संकल्प लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री गर्भगृह के पश्चिम में बैठेंगे, पूर्व दिशा की ओर देखते हुए भूमि पूजन करेंगे। उत्तर दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 3 दूसरे लोग बैठेंगे। दक्षिण दिशा में भूमि पूजन के लिए 3 आचार्यों और 8 अन्य लोगों के लिए आसन होगा। भूमि पूजन के लिए सभी आसन 3-3 मीटर की दूरी पर होंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से 16 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री बुधवार को सुबह 9:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:35 पर प्रधानमंत्री का विमान लखनऊ पहुंचेगा। 10:40 पर प्रधानमंत्री लखनऊ से अयोध्या रवाना होंगे और सुबह 11:30 पर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच जाएंगे। भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद होंगे। श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में भूमि पूजन के दिन को ऐतिहासिक बताया है। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक है और भावपूर्ण भी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बीजेपी का सपना था। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी।
अयोध्या में कल होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले आज देश भर में लोगों ने दिए जलाए और आतिशबाजी की। अयोध्या में रोशनी की गई और लोगों ने दिए जलाकर अपनी खुशी जताई। सरयू तट रोशनी में जगमगाता दिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने मुख्यमंत्री आवास पर दिए और मोमबत्ती जलाई और आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने दिए और मोमबत्ती जलाई और आतिशबाजी की। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी न्यूज स्टूडियो में बने श्री राम मंदिर से लेकर अयोध्या में जी न्यूज के श्री राम केंद्र तक बड़ी कवरेज संतों को भी पसंद आ रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में भी साधु संत जी न्यूज की कवरेज को लगातार देख रहे हैं। हूबहू वही आपने मॉडल तैयार किया है जो मॉडल अयोध्या की नगरी में भगवान श्री राम के लिए तैयार होने जा रहा है 3 सालों में। वो मॉडल जी न्यूज ने सबसे पहले विश्व को दिखाया है। जी न्यूज की कवरेज से मशहूर कथावाचक, संत और गायक लगातार जुड़ रहे हैं। कल भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर पल पल की जानकारी आप सुबह 5 बजे से ही जी न्यूज पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने सुशांत सुसाइड केस में बयान दिया है। आदित्य ने ट्वीट कर कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और किसी के पास उनके खिलाफ सबूत हो तो पुलिस को सौंपें। आदित्य ने ट्वीट में लिखा कि विपक्ष इस मामले में बेहद निचले स्तर की राजनीति कर रहा है और ठाकरे परिवार खामोश बैठने वाला नहीं है। शिवसेना ने नीतीश सरकार के सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की सिफारिश का विरोध किया है। शिवसेना ने कहा बिहार में चुनाव है, इसीलिए सुशांत केस में राजनीति हो रही है। रहस्य क्या है कि बार बार सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को दीजिए। ये सीबीआई को इतना ही काम है क्या? अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति से ये मुद्दा जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि आप संवेदनाहीन हो गए हैं। कांग्रेस ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है सीबीआई जांच की सिफारिश करके नीतीश ने संविधान विरोधी काम किया है। जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश की पुलिस से कांटेक्ट करें, उनका सहयोग लें, ये नहीं कि कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा दें। आरजेडी ने कहा कि वो शुरू से ही इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन इस केस में सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच जो है मॉनिटर्ड होनी चाहिए और हमने कल भी विधानसभा में ये मांग जो है मजबूती के साथ जो है उठाने का काम किया था। नीतीश ने इस केस में आज भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुशांत के पिता ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले पाकिस्तान ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करके भारत के कई इलाकों को अपना हिस्सा बताया है। पाकिस्तान के नए नक्शे में लद्दाख समेत पूरे जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ को भी पाकिस्तान ने अपना हिस्सा दिखाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक के बाद देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने लद्दाख सहित पूरे जम्मू कश्मीर पर नक्शे के जरिए दावा किया है। इससे पहले नेपाल ने भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया था। जम्मू कश्मीर में सभी धार्मिक और पूजा स्थल 16 अगस्त से खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि धार्मिक रैलियों और धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। देश भर में लॉकडाउन की वजह से सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला अब लिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। गृह मंत्री अमित शाह के बाद धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के दूसरे मंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। भारत में अब एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 52,050 नए मामले आए और 803 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 18,55,745 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 12,30,509 लोग ठीक हो चुके हैं। 38,938 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में इस समय उल्लास का माहौल है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और विशेष मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे।
लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा और बनने के बाद यानी निर्माण के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा। इसलिए आज हम आपको सबसे पहले प्रस्तावित राम मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये दिखेगा कैसे। राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ठीक इसी तरह दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आप दर्शन अभी से कर लीजिए। ये राम मंदिर के आधिकारिक मॉडल की तस्वीरें हैं जो आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं। इसमें प्रस्तावित मंदिर के बाहर और अंदर की कुल 8 तस्वीरें जारी की गई हैं। राम मंदिर का ये मॉडल कुछ बदलावों के बाद तैयार हुआ है। जैसे पहले के मॉडल में गर्भगृह के पास मंदिर के 3 मंडप बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इस नए मॉडल में 2 नए मंडप जोड़कर कुल 5 मंडप और 1 मुख्य शिखर है। शुरुआत में मंदिर की ऊंचाई 128 फीट तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। राम मंदिर का पहला मॉडल वर्ष 1988 में तैयार किया गया था और तब से लेकर अब तक 32 वर्ष बीत चुके हैं। और अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या में एक दिन में करीब 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। इसलिए राम मंदिर को अब और ज्यादा बड़ा आकार दिया गया है। मंदिर में करीब 318 स्तंभ होंगे और 70 एकड़ जमीन के परिसर में 3 एकड़ जमीन में मुख्य मंदिर और एक कॉरिडोर होगा। बाकी के परिसर में दूसरे मंदिर और म्यूजियम बनाए जाएंगे। मंदिर का नया डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। अब सवाल यह है कि मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से मंदिर बनने में करीब 3 से 3.5 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए आपको खुश होना चाहिए इस बात से कि सिर्फ 3-3.5 साल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी वर्ष 2024 से पहले भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2024 में आप राम मंदिर जा सकेंगे, वहां आपको प्रवेश मिलेगा, आप दर्शन कर पाएंगे। मंदिर का गर्भगृह अगले 1 साल में बन जाएगा और यह कहा जा रहा है कि गर्भगृह बनने के बाद भक्त वहां पर पूजा अर्चना कर पाएंगे। मंदिर 3 मंजिल का होगा और इसके निर्माण कार्य की हर तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है और यह तैयारी आज से नहीं 1989 में शिलान्यास और 1990 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन से हो रही है। देश भर से आई शिलाओं और पत्थरों को तराशने का काम लगातार 3 दशकों से अयोध्या में चलता रहा है, रुका नहीं है। यानी मंदिर निर्माण शुरू होने और इसे पूरी तरह से बनने में अब और ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 3 से 4 साल का समय लगेगा। ये तो मंदिर निर्माण से जुड़ी अहम जानकारियां हमने आपको बताई। इसलिए बड़ी बात यह है कि 3-3.5 साल के समय में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसका आकार कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो हमने अभी से आपको बता दिया है। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो लाखों लोग हर रोज इस मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे। इसलिए बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी ये बनने वाला है। लोग दूर दूर से, विदेशों से यहां पर आएंगे। और अब हम देश के उल्लास के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इस समय पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देश में इस बार समय से पहले ही दिवाली आ गई है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे दीप जलाए जा रहे हैं। श्री राम के भक्तों से यह भी कहा जा रहा है कि वो घर घर जाकर दीप जलाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से भक्त अयोध्या नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो इस तरह से भगवान राम और इस ऐतिहासिक मौके के प्रति अपनी आस्था और भावनाएं प्रकट जरूर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर कोरोना नहीं होता तो लाखों लोग इस समय अयोध्या में पहुंच चुके होते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपने घर यानी मुख्यमंत्री आवास पर दीप और पटाखे जलाए हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे दिवाली अभी से आ गई है। कल भूमि पूजन के ऐतिहासिक मौके से पहले अयोध्या से 2 बड़ी तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी में निशान पूजन की है। निशान पूजन का मतलब होता है कि भगवान श्री राम का कोई काम शुरू करने के लिए हनुमान जी से अनुमति ली जाए। इस मौके पर एक बक्से में रखे हनुमान जी के मूल निशान को बाहर निकाला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह निशान 1700 वर्ष पुराना है।
मान्यता यह भी है कि अयोध्या में जब भी कोई दर्शन करने आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी आकर पूजा करनी होती है। प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंचने पर कल सबसे पहले इसी हनुमानगढ़ी में आकर पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी तस्वीर राम जन्मभूमि स्थान पर राम अर्चना की है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन के बाद यह पूजा की गई। इस पूजा का मतलब यह होता है कि भगवान राम के पधारने से पहले सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ये मनोकामना रही होगी कि वो शायद आज के दिन कितना अच्छा होता अगर वो अयोध्या में होते, और वो जाना भी चाहते थे इस मंदिर में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग अपने घर बैठे ही सारी तस्वीरों के जरिए, जी न्यूज पर चल रहे लाइव टेलीकास्ट के जरिए सब कुछ ऐसे देख पाएं जैसे आप इस समय अयोध्या में ही बैठे हैं। जो लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि मंदिर कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा, उन्हें हम एक और दिलचस्प बात बताते हैं, और ये बात लंदन के स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई है। इस भव्य मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे और इन्होंने ही राम मंदिर का पहला डिजाइन तैयार किया था। अब उन्हीं के पुत्र निखिल सोमपुरा ने राम मंदिर का ये नया मॉडल तैयार किया है। लंदन के स्वामी नारायण मंदिर की खास बात यह है कि आज से 28 वर्ष पहले वर्ष 1992 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और यह मंदिर सिर्फ 28 महीने में बनकर तैयार हो गया था। अब आप सोचिए कि वर्ष 1990 के दौर में जब आज की तरह की तकनीक और संसाधन नहीं थे, फिर भी इस तरह का भव्य मंदिर 28 महीने में बनकर तैयार हो गया था। इसलिए राम मंदिर को जल्द बनकर तैयार होने में भी अब देर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह बनने में 1 से 1.5 वर्ष ही लगेगा। राम मंदिर का निर्माण करीब देखकर अयोध्या में न सिर्फ मंदिर बल्कि घर घर और गली गली भगवान राम के गीतों से अब गूंज रही है। भूमि पूजन से ठीक पहले अयोध्या के दिव्य दर्शन कराने वाली एक रिपोर्ट आज हमने आप सबके लिए तैयार की है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद हम आपको भगवान राम और अयोध्या के महत्व के बारे में बताएंगे कि क्यों 5 अगस्त भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसका मतलब क्या है, और राम मंदिर बन जाने से क्या भारत में भी राम राज्य आ जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये शानदार रिपोर्ट आप देख लीजिए जो सीधे अयोध्या से आपके लिए आई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी, बाटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों, आज वन से अवध आ रहे हैं प्रभु, आज वन से अवध आ रहे हैं प्रभु, दीपमाला सजाओ अवधवासियों। गलियां सज गई, मंदिर सज गए हर घर द्वार, संपूर्ण अयोध्या का हुआ श्रृंगार। नगरी हो अयोध्या सी, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सदियों बाद ये शुभ घड़ी आई है। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। पूरे शहर में कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे सजाया नहीं गया हो। जय जय श्री राम, राम 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 सीताराम सीताराम। हर कण राममय है, हर मन राममय है। करने हैं राम की दीवानी लागे, राजधानी लागे। राम जन्म भूमि पूजन से पहले आज हनुमानगढ़ी में निशान पूजन संपन्न हुआ। हनुमान महाराज की
ये पूजा इस बात का प्रतीक है कि अयोध्या में रामकाज शुरू होने से पहले हनुमान जी की अनुमति ली गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंका से लौटने के बाद श्री राम ने अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान को रहने के लिए यही जगह दी थी। साथ ही ये भी अधिकार उन्हें मिला कि जो भी अयोध्या आएगा उसे पहले यहाँ आकर हनुमान जी की पूजा कर अनुमति लेनी होगी। लगभग आधे घंटे तक निशान पूजन कार्यक्रम चला, जिसमें हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह की पूजा की गई और कहा यह जाता है, मान्यता इसके बारे में यह है कि हनुमान जी से अनुमति ली गई राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए और इस दौरान हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह की आरती भी की गई। इसे निशान पूजन कहा जाता है। हनुमान गढ़ी का जो मूल निशान होता है, इसे बेहद खास मौके पर निकाला जाता है। खासतौर पर जब कुंभ में शाही स्नान होता है तो अखाड़ों के शाही स्नान से पहले हनुमान जी के मूल निशान को स्नान कराया जाता है, उसके बाद ही शाही स्नान शुरू होता है। तो यानी ऐसी विशेष मान्यता है निशान पूजन की और इसी के साथ आज राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर से अनुमति ली गई। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन के बाद राम जन्मभूमि स्थल पर रामार्चन पूजा हुई। रामार्चन पूजा सभी देवी देवताओं को भगवान राम के पधारने से पहले न्योता देने के लिए की जाने वाली पूजा है। अयोध्या की हमारी ये परंपरा है जिसमें रामार्चा का बड़ा ही महत्व है। रामार्चा पूजन में राम जी के साथ हनुमान जी का, उनके पिताजी का, दशरथ जी के तीनों रानियों का, नल नील सुग्रीव जामवंत अंगद विभीषण, ये सभी गणों का, नवग्रहों का, मात्राओं का और 10 दिक्पालों का, गंगा जी नदियों का, अयोध्या का, सरजू जी का, सबका पूजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 9:35 पर दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से साकेत कॉलेज अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी। साकेत कॉलेज से सड़क माध्यम से सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 15 से 20 मिनट रुकेंगे और यहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद, हनुमान जी से अनुमति लेने के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राम दरबार में रामलला के दर्शन करेंगे, अस्थायी मंदिर में जहां उन्हें शिफ्ट किया गया है और इसके बाद एक परिजात वृक्ष का पौधारोपण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, 9 शिलाओं का पूजन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, जो लोग उस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे। ठीक 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद 2:10 पर अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सरयू घाट दीपों की रोशनी से सजा है। पूरी अयोध्या नगरी अलग ही छटा बिखेर रही है। सबको इंतजार है बुधवार का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर आधारशिला रखेंगे और राम मंदिर का शुभ कार्य शुरू होगा। राम मंदिर निर्माण का कार्य वर्ष 2024 तक संपन्न हो जाएगा। सबसे पहले गर्भगृह 1 से 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। हमें तो लगता है कि कई बार यदि खाद पानी ठीक मिले तो जो पौधा 5 साल में बढ़ना चाहिए वो 3 साल में बढ़ जाए। गर्भगृह और नीचे की जो नींव है वो इतनी गहरी हो जो लोड ले सकेगी इतने विशाल मंदिर का, पत्थरों का, तो उस हिसाब से उसका टेस्ट होके वो जल्दी ही काम, ये पूजन हुआ और वो काम शुरू। तो एक कोई आप समय सीमा बताना चाहेंगे, मतलब जितने में गर्भगृह वाला हिस्सा बन जाए ताकि लोग दर्शन कर सके जाके, वो लगभग कितने दिनों में पूरा हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है यद्यपि आने जाने की उस समय निर्माण के समय दूर से देखने की तो शायद छूट रहेगी, यानी हमें कह दें 2021 में गर्भगृह बनकर तैयार। हाँ, आप कह दीजिए। वो पल कितना अद्भुत होगा, कितना अकल्पनीय होगा जब राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होगा। इसका अंदाजा अयोध्या की ये तस्वीरें देती हैं जो आध्यात्म के रंग में रंगी है। अयोध्या से विशाल पांडे, जी मीडिया। जब भी भगवान राम की बात होती है तो अक्सर राम राज्य का जिक्र जरूर आता है और आज भी भारत के लोग यही सपना देखते हैं कि हमारे देश में एक बार फिर से राम राज्य आ जाए। लेकिन राम राज्य में आखिर ऐसा क्या है
और अगर आज के जमाने में राम राज्य की स्थापना हो जाए तो वो कैसा दिखेगा, हमारे देश में क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, आज हम आपको ये बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाने से देश में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की आधुनिक अवधारणा को हमने आज 5 हिस्सों में बांटा है। इसके पहले हिस्से में इसकी परिभाषा है, दूसरे हिस्से में राम राज्य में नागरिकों की भूमिका की बात है, तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे राम राज्य में पर्यावरण कैसा होगा, चौथे हिस्से में इसके प्रशासन की, और 5वें हिस्से में हम नेतृत्व यानी लीडरशिप की बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले राम राज्य की परिभाषा को समझिए। राम राज्य एक ऐसी राज्य व्यवस्था का नाम है जहां हर व्यक्ति धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन, यहां धर्म का अर्थ पूजा पद्धति से नहीं है बल्कि कर्म से है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करता है वही सच में धार्मिक व्यक्ति होता है। इसके अलावा राम राज्य ऐसी कल्पना है जहां हर व्यक्ति पूरा जीवन आनंद के साथ बिताता है। राम राज्य के लोगों को रोग और बीमारियां परेशान नहीं करती और किसी को भी दीनहीन स्थिति में वहां रहना नहीं पड़ता। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम राज्य में रहने वाले लोग चरित्रवान होते हैं और वो अपने चरित्र को कभी दूषित नहीं होने देते। लेकिन राम राज्य में रहने वाले लोगों का यानी नागरिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भी आपको जानना आज चाहिए। राम राज्य में सभी नागरिक सद्भाव के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दूसरों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। और सभी लोग धर्म के 4 सिद्धांतों का पालन अवश्य करते हैं। और ये 4 सिद्धांत हैं सत्य, शुद्धता, दया और दान। कोई अपने सपने में भी पाप करने के बारे में सोच नहीं सकता। राम राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता, बिना काम के नहीं बैठता, यानी इसमें आलस्य के लिए कोई जगह नहीं है और सभी को पुरुषार्थ करना होता है। और इसमें महिलाओं की भी पूरी भागीदारी होती है हर काम में। हर व्यक्ति उदार होता है और दूसरों को हमेशा धन्यवाद देता है। राम राज्य में सभी के पास ज्ञान होता है और जो लोग परम ज्ञानी होते हैं उनका पूरा सम्मान किया जाता है समाज में। राम राज्य में पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हरा भरा होता है। आज की तरह प्रकृति का शोषण और दोहन नहीं किया जाता। पशु पक्षियों को पूरा सम्मान मिलता है, पूरा स्थान मिलता है और वो बिना किसी डर के विचरण कर पाते हैं। पेड़ों और गाय जैसे पशुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है क्योंकि इनसे जो चीजें हमें मिलती हैं वो न सिर्फ हमारी भूख मिटाने के काम आती हैं बल्कि वो हमें स्वस्थ भी बनाती हैं। और इसीलिए राम राज्य में लोग बीमारियों से परेशान नहीं होते। आज के दौर में कोरोना वायरस जैसे खतरे इसलिए हर दिन बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि इंसान ने प्रकृति और जीवों का सम्मान करना छोड़ दिया है। राम राज्य में पर्वतों का भी सम्मान होता है क्योंकि इनसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। राम राज्य में समुद्र का जल स्तर कभी सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर वर्ष समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगता है क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वर्ष 1993 से लेकर अब तक दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर 2.6 इंच तक बढ़ चुका है और इससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। यानी राम राज्य में ग्लोबल वार्मिंग का हल भी छिपा हुआ है। राम राज्य में नदियां और घाट साफ सुथरे होते हैं और नदियों का पानी सीधे पीने लायक होता है। श्री राम के समय में सरयू नदी के किनारे कई घाट बने थे और यहां बहुत हरियाली हुआ करती थी जहां साधु संत बैठकर ध्यान लगाते थे। आज मन को शांति देने के लिए आपको अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर शायद किसी पहाड़ पर जाना पड़ता है, हिल स्टेशन पर जाना पड़ता है क्योंकि हमारे आसपास का पर्यावरण इस लायक रहा ही नहीं कि कोई व्यक्ति शांति से वहां बैठकर ध्यान भी कर पाए। राम राज्य में लीडरशिप यानी नेतृत्व की भी बहुत अहम भूमिका होती है। राम राज्य का नेता अपने नागरिकों की राय सुनता है, नागरिक क्या कहना चाहते हैं उसका पूरा सम्मान करता है और कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों से सलाह जरूर करता है। राम राज्य के नेता को राजनीति की नैतिकता का पालन करना होता है और वो हमेशा अपने गुरु, अपने पिता और माता पिता के सुझावों को सम्मान देता है। राम राज्य के नेता को अपने हर नागरिक का ख्याल रखना होता है और जनता की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना होता है। उस पर वोट लेने का दबाव नहीं होता, उस पर चुनाव का कोई दबाव नहीं होता। राम के आदर्शों पर चलने वाला नेता खुद अपनी जनता के लिए आदर्श बन जाता है। राम राज्य स्थापित करने वाला नेता अपने मंत्रियों का चुनाव भी बहुत सोच समझकर और ध्यान से करता है। यहां हम
गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और इसके लिए नेता फैसला लेने में सक्षम, ज्ञानी, मजबूत इच्छा शक्ति और ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो खुद भावुक होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि मंत्री जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर फैसले ले सकें। राम राज्य की अवधारणा कहती है कि राज्य के नेता को लंबी चौड़ी संख्या में ऐसे मंत्री रखने से परहेज करना चाहिए जिन्हें अपने काम काज की समझ नहीं होती, यानी कैबिनेट का आकार छोटा रखना चाहिए और अच्छे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, उदार लोगों को रखना चाहिए, कॉम्पिटेंट लोगों को रखना चाहिए। ऐसे 1000 लोगों से अच्छा वो एक मंत्री होता है जो अपने काम को अच्छी तरह से जानता है, निभाता है और जरूरत पड़ने पर राजा को भी संकट से बाहर निकालने में सक्षम होता है। राम राज्य में श्रमिकों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी तनख्वाहें कभी देर से नहीं दी जाती और उनकी सेवा के लिए हमेशा उनका सम्मान किया जाता है। श्री राम कहते थे, अगर श्रमिकों को उनका मेहनताना देरी से मिलता है या ये समय के साथ बढ़ता नहीं है तो इसमें कटौती कर दी या इसमें कटौती कर दी जाती है तो श्रमिकों को राजा के प्रति क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। श्रमिकों का हक मारना पूरे राज्य को नुकसान पहुंचाने जैसा है। आपने देखा होगा हमारे देश की वामपंथी पार्टियां अक्सर मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने की बात कहती हैं, ऐसे दावे करती हैं और कहती हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मजदूरों का और श्रमिक का है। यही बात वामपंथ का मुख्य सिद्धांत है, लेकिन हमारे देश की ये पार्टियां कभी मजदूरों का उनका हक दिला नहीं पाई, जबकि राम राज्य में ये काम हजारों वर्ष पहले से हो रहा था और वो भी बिना किसी राजनीति के। यहां तक कि राजनीति क्या होनी चाहिए, राजनीति के मायने ही अब इस कलयुग में आकर बदल चुके हैं। अब वोट पाने को ही राजनीति माना जाता है। राम राज्य में राजा को वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि राज्य की कमाई ज्यादा रहे और खर्च कम हो, ताकि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके, जनता के लिए अच्छी योजनाएं शुरू की जा सके। अब आप देश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर और राम राज्य की अवधारणा की तुलना मौजूदा सरकार की नीतियों से करके ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि भारत राम राज्य के कितना पास या कितना दूर खड़ा हुआ है। राम राज्य में क्या होना चाहिए, राम राज्य की परिभाषा क्या है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा को समझने के बाद अब ये समझिए कि राम मंदिर का निर्माण भारत के वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा और क्या ये मंदिर राम राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बन जाएगा। आजकल आपने देखा होगा हमारे देश में कई तरह के डिस्कशंस, डिबेट्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो राम मंदिर बनने से बहुत प्रसन्न हैं, जो ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इस देश ने 500 साल इंतजार किया है इस दिन का। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि राम मंदिर से बनने से क्या हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर मंदिर बन भी गया तो शायद हम अपने जीवन काल में कभी जाएंगे भी नहीं। कितने लोग इस देश में ऐसे हैं जो वाकई राम मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। इन लोगों का तर्क ये है। तीसरे लोग वो हैं जो राम मंदिर के बनने से डरे हुए हैं और वो समझते हैं कि राम मंदिर अगर बन गया तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और इसमें बाकी के वर्गों के लिए, बाकी के धर्मों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर बनने से देश को क्या मिलेगा। आज आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। राम मंदिर बनने से देश को क्या मिलेगा। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बात है। कल हमने एक डायग्राम के जरिए आपको बताया था कि अतीत से कैसे श्री राम हमारी आस्था और हमारी संस्कृति के केंद्र में रहे हैं शुरुआत से ही। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम या जय राम जी की कहते हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा राम का नाम लिया जाता है और राम मंदिर इसी परंपरा का सबसे बड़ा परिचायक बन जाएगा। भविष्य की बात करें तो राम मंदिर भारत के लिए सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बनेगा और इसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश राम और उनके जीवन से प्रभावित हैं और इनमें जो देश शामिल हैं उन्हें दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। श्री राम और उनका मंदिर इस इंजन को वो ऊर्जा प्रदान कर सकता है जिसके दम पर भारत समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच जाएंगी। श्री राम का संबंध आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश दक्षिण कोरिया से भी है। 13वीं शताब्दी में अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह दक्षिण कोरिया के किम सुरो से हुआ था, यानी दक्षिण कोरिया के राजा अयोध्या के दामाद थे। वर्ष 2018 में अयोध्या में जब दिवाली मनाई गई थी तो
तो दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति की पत्नी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंची थी और वो यही कारण था। आज ही भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत ने अयोध्या और दक्षिण कोरिया के इन ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। दक्षिण कोरिया भारत का एक मजबूत व्यापारिक साझेदार बन सकता है और इसमें भारत की यह सॉफ्ट पावर बहुत काम आएगी और श्री राम दोनों देशों के बीच एक सेतु की तरह काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में 3.5 करोड़ से ज्यादा NRIs यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस रहते हैं। राम मंदिर इनके लिए भी श्रद्धा का प्रतीक है और ये सभी लोग इस बात से आज बहुत प्रसन्न होंगे कि आखिरकार भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इससे भारत के पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक अभी हर साल 1 करोड़ पर्यटक भारत आते हैं और राम मंदिर बन जाने के बाद इनकी संख्या कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जिस राम राज्य का जिक्र हमने आपसे किया वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था है और ये देश भी राम राज्य के मॉडल को अपना सकते हैं और भारत इसमें दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। आधुनिक भारत के इतिहास में राम राज्य शब्द का जिक्र सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने किया था और वो मानते थे कि 20वीं सदी में लोगों की समस्याओं का उद्धार सिर्फ राम राज्य के जरिए ही हो सकता है। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य से उनका मतलब हिंदू राज्य नहीं है बल्कि ऐसा राज्य है जिसे ईश्वर के सिद्धांतों पर चलाया जाए और इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया जाए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में साप्ताहिक अखबार यंग इंडिया में लिखा था कि उनकी कल्पना के राम कभी हुए या नहीं ये उन्हें नहीं पता, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि राम राज्य की प्राचीन अवधारणा ही लोकतंत्र की सच्ची अवधारणा है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से न्याय मिलता है। महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा और रंक दोनों को बराबरी के अधिकार हासिल है। वर्ष 1921 में अयोध्या के सरयू घाट पर एक भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि सिर्फ अपनी सुरक्षा और फायदे के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना सच्ची प्रार्थना, सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें दूसरे की सुरक्षा का भाव छिपा हो। उन्होंने कहा था कि राम और सीता का प्रेम देखकर हमें प्रेम को सच्चे अर्थ में समझना चाहिए। महात्मा गांधी श्री राम को सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक मानते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि भारत के लोगों को राम का जीवन अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन महात्मा गांधी ने श्री राम को भारत में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनाया, उन्हीं महात्मा गांधी पर अपना कॉपीराइट समझने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी राम के अस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं और इस पर राजनीति करते रहे। भगवान राम भारत के डीएनए में बसते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। आप सब जानते हैं ये लोग, ये कौन है। इन लोगों का मानना है कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र हैं और सच में भारत में कभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए ही नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिनका यह दावा है कि वो भगवान राम के वंशज हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को कुशवाहा राजवंश के महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1727 में बसाया था और कहा जाता है कि कछवाहा क्षत्रिय भगवान राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज हैं और इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम कछवाहा राजवंश पड़ा है। आज जब हम इस राजघराने की राजकुमारी दिया से मिलने पहुंचे तो हमें वहां कछवाहा क्षत्रियों की एक वंशावली मिली और यह वंशावली इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसकी एक कॉपी मेरे भी हाथ में है। इस वंशावली में 60 नंबर पर आपको राजा रघु का नाम दिखाई देगा। 61वें नंबर पर राजा अज का नाम लिखा है। 62 नंबर पर राजा दशरथ का नाम लिखा है और ये तो आप जानते ही हैं कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे और 63वें नंबर पर श्री राम का नाम लिखा है और 64वें नंबर पर श्री राम के बड़े पुत्र कुश का नाम इसमें लिखा है और इसी वंशावली में 289वें नंबर पर राजा सवाई जयसिंह का नाम है जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था और इसलिए आज इस राजघराने को जयपुर राजघराना कहा जाता है। यह वंशावली हजारों वर्ष पुरानी है और कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के लोग भगवान श्री राम की 309वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। आज जब हमने जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया से बात की तो उन्होंने हमें इस संबंध में कई दिलचस्प जानकारियां दी। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। राम के जो वंशज हैं, जी हाँ, राम के वंशज,
उनसे मिलवाएंगे आपको। और राम की पूरी कहानी जब आप इस तरीके से देखेंगे, उसके तथ्य देखेंगे, उसके प्रमाण देखेंगे, तब आपको ये लगेगा, और खास तौर पे उन लोगों को ये लगेगा कि अब तक जो ये बात कहते थे कि राम सिर्फ एक काल्पनिक नाम है, वो गलत सोचते थे। इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजघराने से राजकुमारी दिया हैं हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। राजकुमारी जी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और जैसा मैंने कहा अभी कि राम, कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक कल्पना से भरा हुआ नाम है, राम सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब आपने वो वंशावली जिसका आपने जिक्र किया, वो चीज़ें जो आपने दिखाई, उसके आधार पे तो ये लगता ही नहीं, उसमें मैंने सारे नाम देखे, उस आधार पे आप अब तक बहुत सारी चीज़ें बहुत वोकल नहीं रही हैं इसको लेके। आज चूंकि ये दिन है कि ये बताने का कि आप राम के वंशज हैं, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं तो बचपन से ही सुनती आई हूँ कि हम मतलब सभी को, हम पूरे परिवार को ये जानकारी थी कि हम लोग कुश के वंशज हैं, जो राम जी के बेटे थे। और हमारा जो जी बिल्कुल, और हमारा जो हमारी जो वंशावली वहीं से हम लोग निकले हैं। और मेरे जो पिताजी थे वो 307वीं पीढ़ी थे और मैं 308 हूँ, और उसका पूरा प्रमाण हमारे पास है। और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी हम लोगों के पास हैं। और कुछ तो हमने, जैसे कुछ एक हमारे पास जो मैप था, जन्मभूमि का ही मैप था, जो जयसिंह जी जो मेरे पूर्वज थे उस समय का जो मैप था, जो हम लोगों ने कोर्ट में भी पेश किया था, वो भी हमारे म्यूजियम में है। और बिल्कुल बचपन से ही सुनती आई हूँ और बहुत गर्व है मुझे। ये था कि मतलब इससे पहले कभी मुझे ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे ये बोलने की आवश्यकता है कि मैं राम जी की ही, हम लोग वंश से हमारा जो डिसेंट हम लोग लेते हैं। और ना केवल मैं, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे हैं जो राम जी के वंशज हैं, और हम सभी को इस बात पे बहुत ही गर्व है। एक अहम सवाल, जब आप ये बात कहती हैं राजकुमारी जी, तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं आपके पास जिन प्रमाणों के आधार पे आपका परिवार, ये राजघराना ये बात कहता है, उन प्रमाणों के बारे में अगर आप बताएं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पूरी जो वंशावली है बहुत पहले की, वो पूरे कौन से महाराजा थे, फिर उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, क्योंकि हम लोग भी जयपुर बसा, उससे पहले आमेर था, और उससे पहले हम दौसा पूरा क्षेत्र था, उससे पहले हम लोग नरवर से आए थे जो मध्य प्रदेश में, और उससे पहले का भी। तो बहुत पुराना, ये जो पता नहीं कितने हजारों सालों पुराना जो पूरी वंशावली है, उसमें सब कुछ है। कपड़े पे मुझे बताएगा कि 7 फीट का एक पूरा मैप है। जय सिंह जी का जो कनेक्ट था अयोध्या से, कैसे उन्होंने अयोध्या को डेवलप किया, अयोध्या का पूरा मैप उनके पास उस वक्त था, और उसका जो डेवलपमेंट प्लान था उसको लेके भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, और जो आपके पास भी एक प्रमाण है। जी बिल्कुल, ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो मैप है, इसमें क्या है कि जयसिंहपुरा इसको कहते थे, और जयसिंह जी ने इसको पूरी तरह से अपने उसमें ले लिया था, क्योंकि वो ऐसा समय था जब औरंगजेब बहुत सारे हमारे जो तीर्थ स्थान हैं और मंदिर हैं और हमारी जो मूर्तियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस समय जयसिंह जी ने इस एरिया को भी, ये जो राम जन्मभूमि का स्थान था, और भी बहुत सारे दूसरे मंदिर, मथुरा में भी, बनारस में, उज्जैन में, और भी बहुत सारी जगहों पे, अयोध्या के अलावा उन्होंने ये सभी जगहों पे अपने उसमें ले लिया था कि भाई इनको हमको सुरक्षित रखना है। इतने सारे भारतवासियों का ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं, जितने इंडियंस हैं, उनका ये सपना था और ये पूरा होने जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा गर्व का पल है ये, ऐसा क्षण है ये जिसको हम लोग सब बहुत ही इंतजार कर रहे थे कि कब ये होगा। तो ये होने जा रहा है, बहुत बड़ी, बहुत ऐतिहासिक समय है। भगवान राम न सिर्फ पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं, बल्कि वो एक ऐसी कड़ी हैं जिसने हजारों वर्षों से अलग अलग संस्कृतियों वाले भारत को एक साथ जोड़ कर रखा है। उत्तर भारत में उन्हें राम के नाम से पुकारा जाता है, तो दक्षिण में उन्हें रामा, रामाडू और रामार भी कहते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्हें कई बार रघुनाथ कहकर पुकारा जाता है। लेकिन श्री राम में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें पूरे भारत का प्रिय बनाता है? इसका जवाब यह है कि श्री राम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो चमत्कारों के दम पर नहीं, बल्कि गुणों के दम पर भगवान कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
विष्णु पुराण के अनुसार भगवान उसे कहते हैं जिसे सृजन का भी ज्ञान होता है और जो विनाश को भी समझता है, जो ये जानता है कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है और जो विवेक और अविवेक के अंतर को पहचानता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्री राम के जीवन में इन्हीं गुणों के दर्शन आपको मिलते हैं। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर उनका जीवन किसी साधारण मनुष्य जैसा ही था। लेकिन जिन बातों ने उन्हें अलग बनाया वो था उनके जीवन जीने का तरीका। और इसके लिए आपको हिंदू होने की जरूरत नहीं, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं, आपको ईसाई या सिख होने की जरूरत नहीं। आप किसी भी धर्म में रहते हुए इन चीजों का पालन कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, लेकिन उनके खुद के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों में ही बीत गया और उन्हें अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए भी भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। यानी राम ने सृजन को भी समझा और वो बुराई का संहार करने से भी चूके नहीं। इसी तरह उनके जीवन में राजपाट था, सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वो इसके मोह में पड़े नहीं और अपने पिता को दिया वचन निभाने के लिए उन्होंने वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि राम जानते थे ये सारी सुख सुविधाएं अस्थायी हैं। रिश्तों और पुत्र धर्म के सामने इनका कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह उन्होंने हमेशा विवेक से काम लिया। पत्नी का अपहरण होने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य खोया नहीं। उन्होंने युद्ध लड़ा और सीता को वापस लाए, लेकिन फिर उनका भी परित्याग किया। और एक समय तो ऐसा आया जब अनजाने में वो अपने ही पुत्रों लव और कुश के साथ युद्ध लड़ने वाले थे। अब आप सोचिए, अगर किसी मनुष्य को अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियां एक ही जीवन में झेलनी पड़ जाएं, तो क्या उसका धैर्य ऐसे ही बना रह सकता है? क्या वो मनुष्य इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मर्यादा से बंधा रह सकता है? इसका उत्तर है शायद नहीं। ये काम आसान नहीं है। लेकिन श्री राम ने इन्हीं गुणों को अपनाया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और एक सर्वोच्च व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिया, और तब वो पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम कहलाए। राम के ये सारे गुण ही उन्हें भगवान बनाते हैं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपना जीवन भी ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही आदर्शों का पालन करना चाहता है। और यही कारण है कि भगवान राम भारत की आत्मा में बसते हैं, भारत के डीएनए में बसते हैं। अपने इन्हीं गुणों की वजह से श्री राम अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते थे और कहा जाता है कि जब उन्होंने रावण का वध किया तो उन्हें आजीवन इस बात का भी दुख बना रहा। एक बार जब उनके भाई लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि वो रावण जैसे बुरे व्यक्ति को मारकर इतने दुखी क्यों हैं, तो राम ने उत्तर दिया कि रावण में जो बुराइयां थीं उसकी वजह से मैंने उसका वध किया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रावण शिव का परम भक्त था और एक बहुत अच्छा प्रशासक भी था, इसलिए उसे मारकर मैं कभी खुश नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, क्या आज के दौर में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो अपने शत्रु को हराने के बाद भी अपनी इस सफलता का प्रचार करने के बजाय उसकी मृत्यु पर दुख जताए? राम को भारत के इतिहास से अलग करना असंभव है, फिर भी कुछ लोगों ने राम को भारत के इतिहास से अलग साबित करने का पूरा प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बाहर से आए आक्रमणकारियों ने निभाई, जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर समेत देश के हजारों मंदिरों को तोड़ दिया। इसके बाद सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भारत आखिरकार आजाद हुआ, लेकिन तब उन्हीं आक्रमणकारियों के कुछ वैचारिक वंशजों ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय बना दिया और फिर साल दर साल यह मामला कानूनी दांव पेच में उलझा रहा। और जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में मंदिर ही था, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण का यह इंतजार समाप्त हुआ। कल राम मंदिर के भूमि पूजन में सिर्फ 175 लोग शामिल होंगे। यह संख्या कम इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर कोरोना वायरस ना होता तो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी होती। संभव है कि तब शायद इस कार्यक्रम में लाखों लोग हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आते, लेकिन पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा का पालन कर रहा है और इसलिए लाखों लोग टेलीविजन पर भूमि पूजन की तस्वीरें देखकर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। और इसमें आपकी पूरी मदद करेगा जी न्यूज। कल सुबह 5 बजे से जी न्यूज इसकी लाइव कवरेज शुरू कर देगा और आप जी न्यूज के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं और आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस दिन को याद रखेंगी।
अमन जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, शब्द नहीं है, इसीलिए जी नंबर 1 है। भगवान का दरबार आपने यहाँ लगाया है। जो यहाँ ना आ सके वो अपने घरों में दिए जला करके जी न्यूज के माध्यम से इन क्षणों के साक्षी हो सकेंगे। जो जी न्यूज ने जो सबको ये दिखाया, 182 देशों में जो दिखा रहे हैं, और आज तक ये कोई कवरेज ऐसी कर नहीं सका, और जो चीज आप बताते हैं वो सत्य बताते हैं। जी न्यूज ने जो राम मंदिर का मॉडल बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। सब लोग आ नहीं सकते अयोध्या, परंतु जी न्यूज ने उन लोगों के लिए वो व्यवस्था की है। मैं जी न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। यहाँ हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे राम मंदिर सिर्फ भारत की संस्कृति का ही नहीं बल्कि सहनशीलता का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। 500 वर्षों के इतिहास में बाहर से आए आक्रमणकारियों ने राम मंदिर को नष्ट किया, लेकिन फिर भी यह देश सहनशील बना रहा, सैकड़ों वर्षों तक सहन किया। राम मंदिर को आधार बनाकर इसी सहनशीलता का विश्लेषण हम ब्रेक के बाद आपके साथ करेंगे। नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें
तो आपको अपनी बात का जवाब अपने अयोध्या में राम मंदिर बनने का महत्व क्या है, इसे बहुत बारीकी से आज समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस देश में मंदिरों की कोई कमी है या फिर कोई नया मंदिर पहली बार बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश को और पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि 500 वर्षों से अयोध्या का संघर्ष सिर्फ एक मंदिर बनाने की लड़ाई नहीं थी। भारत अपनी आजादी से पहले करीब 1000 वर्षों से बाहरी हमलावरों से लड़ रहा था। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने भारत के धर्म और संस्कृति पर जो हमले किए, उसकी कोई और दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इन लोगों ने भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, अध्यात्म के किसी भी प्रतीक को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार इन्होंने भारत के कई प्राचीन और बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, यानी पूरी सभ्यता को ही समाप्त करना चाहते थे। जैसे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और लूटा गया। एक अनुमान के मुताबिक मध्यकालीन भारत में विदेशी हमलावरों ने यहां करीब 60,000 मंदिरों को तोड़ा था। कई बड़े और प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। इसमें अयोध्या भी शामिल थी, जहां सन 1528 में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। आज कई लोग हमारे समाज के इनटॉलरेंस की बात करते हैं, असहनशीलता की बात करते हैं, लेकिन असहनशील कौन था, ये इतिहास अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बता देगा। भारत का समाज हमेशा उदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमारे यहां मंदिर तोड़ते रहे, अत्याचार करते रहे, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा समाज उन मंदिरों के खंडरों में बैठकर फिर से संकल्प लेता था कि मौका आएगा तो ये मंदिर फिर से बनाएंगे। और इसीलिए हमारी संस्कृति मिटी नहीं, यानी हमारे समाज की भावनाओं को कोई तोड़ नहीं पाया। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो देश के लोगों ने सोचा कि अब इन्हीं मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन कितने बड़े अफसोस की बात थी कि ऐसा हो नहीं पाया और समाज को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत फिर से पाने के लिए एक और नया लंबा संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि पहले आप शिकायत किससे करेंगे? बाहर के आक्रमणकारियों से आप शिकायत कर सकते थे, उसके बाद आप अंग्रेजों से शिकायत कर सकते थे कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन 1947 के बाद तो हमारा अपना शासन था, हमारे देश की अपनी चुनी हुई सरकारें थी, हमारे ही नेता थे। अब किससे शिकायत करेंगे? यह हमारे समाज की उदारता थी, क्योंकि अगर 1947 में आजादी के बाद भारत यह फैसला कर लेता कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो फिर इसे कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन भारत का संकल्प यही था कि हर मुद्दे पर मिलजुल कर फैसला करेंगे, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि संघर्ष के साथ अपने अधिकार को हासिल करेंगे, सबको साथ लेकर इसे हासिल करेंगे। और इसी का नाम लोकतंत्र है। अयोध्या का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है, ये तो सब जानते हैं। असल में अयोध्या भारत की हजारों वर्षों की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का प्रतीक है। ये पूरे भारत को आज ही नहीं हजारों वर्षों से जोड़ती रही है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी अयोध्या ही रही है। भगवान महावीर ने एक बार अयोध्या के राजा को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। भगवान बुद्ध भी खुद को भगवान राम के सूर्यवंश का मानते थे। भगवान बुद्ध भी 16 वर्ष लगातार अयोध्या आए थे। उन्होंने पहली बार किसी राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तो वो अयोध्या में ही प्रसन्नजीत नाम के सूर्यवंशी राजा थे। 7वीं शताब्दी में चीन का यात्री ह्वेनसांग भी अयोध्या आया था और उसने अयोध्या को हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र बताया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी वर्ष 1510 में अयोध्या आए थे और राम जन्मभूमि के दर्शन किए थे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी भी अयोध्या गए थे। अयोध्या के 2 गुरुद्वारों में 3 सिख गुरुओं की स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की निहंग सेना भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने के लिए गई थी। वर्ष 1901 में एडवर्ड नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने अयोध्या का अध्ययन किया और वहां पर ऐसे 148 आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों की पहचान की जिससे देश भर के मत, पंथ और संप्रदाय जुड़े हुए थे। यानी अयोध्या एक समय पर पूरे भारत की विविधता को एक जगह पर मिलाने वाली जगह थी, ऐसा स्थान थी। इसलिए अयोध्या का एक अलग महत्व है।
इससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात जुड़ी हुई है। अगर अयोध्या का प्राचीन गौरव फिर से लौटेगा तो ये भारत की शक्ति बढ़ाने वाली बात होगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म के ऐसे केंद्र अगर विकास करेंगे, अगर विकसित होंगे, तो न सिर्फ देश को ये एक रख पाएंगे, बल्कि ऐसे ही दुनिया भर के सभी मतों और विचारों को एक साथ लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान राम की मान्यता तो सिर्फ उत्तर भारत में है। अयोध्या और भगवान राम सिर्फ उत्तर भारत के लिए ही मुद्दा है, लेकिन ऐसे लोगों को भारत की समझ नहीं है, क्योंकि देश में कोई ऐसी भाषा नहीं जिस भाषा में रामायण लिखी न गई हो। दक्षिण भारत में जो लोग नास्तिक भी रहे हैं, हैरानी है कि उनके नामों में भी राम जुड़ा था। जैसे तमिलनाडु में पेरियार का नाम आज भी लिया जाता है और वो हिंदू देवी देवताओं के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन विरोधाभास ये है कि पेरियार का पूरा नाम E.V. रामास्वामी पेरियार था। इसी तरह से तमिलनाडु में M.G. रामचंद्रन जैसे बड़े नेता हुए जिनके नाम में राम जुड़ा हुआ था। उन्हीं की वजह से राजनीति में आई जयललिता का भी पूरा नाम जयराम जयललिता था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में N.T. रामाराव नाम के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी बने थे। यानी जो लोग राम के नाम पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारत के बारे में सही जानकारी नहीं है कि उत्तर हो या दक्षिण, भारत का मूल चरित्र एक ही है और भगवान राम कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और वो सबको जोड़कर रखते हैं। मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राम, कृष्ण और शिव इस देश को जोड़ने वाले हैं। वो भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो एक बात हमेशा कहते थे कि इस देश को धर्म और अध्यात्म ही जोड़ता है और एक रखता है। लोहिया इसके लिए एक उदाहरण दिया करते थे कि भारत के किसी भी इलाके में किसी बड़े मंदिर के एक कोने में अगर आप 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएं, तो आपको पूरे भारत के दर्शन हो जाएंगे। लोहिया कहते थे कि भारत के मंदिरों में कोई बात तो जरूर है, जो बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक कहीं भी किसी बड़े मंदिर में आपको देश के कोने कोने के लोग हमेशा दिख जाएंगे। और भगवान राम की बात जब हो ही रही है, तो आज हम इस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी और आज के बच्चों की नजर में श्री राम का क्या महत्व है और हो सकता है। भगवान राम का जीवन किसी सुपर हीरो से कम नहीं। उन्होंने खतरनाक राक्षसों का वध किया, अपनी एक खुद की सेना बनाई, कई चुनौतियों का सामना किया, वर्षों तक जंगलों में रहे, ठीक वैसे ही जैसे आज के जमाने में सुपर हीरो करते हैं। लेकिन सुपर हीरो काल्पनिक किरदार होते हैं, लेकिन श्री राम एक सच्चाई है। और अब देखना यह होगा कि जब आज के युग में श्री राम की इतनी चर्चा हो रही है, वो तेजी से वायरल हो रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव हमारे देश की युवा पीढ़ी पर भी पड़ेगा? और क्या श्री राम भारत की युवा पीढ़ी के लिए सच्चे सुपर हीरो बन पाएंगे? आज जब हम ये खबर आपको सुना रहे हैं कि भगवान राम के चरित्र से हमें सीखना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात यह है, अगर आप उनके पूरे जीवन को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उससे जो समझ में बात आती है वो ये है कि चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ, परिश्रम और संकल्प बहुत आवश्यक है, चाहे आप कोई भी काम करने के लिए जाएं। और इसलिए भगवान श्री राम के अगर ये गुण आज के युवाओं ने भी अपने अंदर अपना लिए, तो वो आज भगवान राम की तरह सफल हो सकते हैं। भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार में या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का हमेशा यह सपना होता है कि एक दिन उनका बच्चा बड़ा होकर IAS बन जाए। सब लोग ये सपना देखते हैं, इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या संसाधनों के अभाव में और संघर्षशील जीवन जीते हुए भी इस सपने को पूरा किया जा सकता है? IAS बनने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अच्छे स्कूल में पढ़ना होता है? अंग्रेजी में पढ़ना होता है? क्या महंगे कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी होती हैं? क्या महंगी किताबें पढ़नी होती हैं? कोई भी बच्चा IAS कैसे बन सकता है? इस देश के तमाम माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला उन्हें मिल जाए और अपने बच्चे को वो IAS बना दें। तो आज इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण जो आज हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं वो है कि आज UPSC की परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम आए हैं, और इसमें हरियाणा के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, पहले नंबर पर आए हैं। प्रदीप सिंह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और उन्होंने UPSC की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है, पूरे देश में पहले नंबर पर है। लेकिन बेहद साधारण परिवार से होने की वजह से प्रदीप की ये उपलब्धि असाधारण है।
क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षा में पहली रैंक हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रदीप के लिए भी यह आसान नहीं था, क्योंकि पिछले साल ही यूपीएससी की परीक्षा में उनकी रैंकिंग 260 थी। उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार उनकी रैंक 260 से बढ़कर 1 हो गई। इसी तरह से दिल्ली के जतिन किशोर और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने इस परीक्षा में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतिभा वर्मा के माता पिता शिक्षक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा के ज्यादातर टॉपर्स ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्होंने साधारण से परिवार से होकर सफलता के लिए लंबा संघर्ष किया है। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले ये तमाम लोग ना तो किसी खास जाति से आते हैं, ना किसी खास परिवार से आते हैं, ना ही ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं और ना ही इन्होंने मोटी फीस देकर कोचिंग ली है। ये नए भारत का संदेश देने वाले युवा हैं, क्योंकि ये जाति और धर्म के सहारे आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये पुरुषार्थ करते हैं। ये चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, संघर्ष करते हैं, ये चुनौतियों का सामना करते हैं और इनका लक्ष्य सिर्फ सफलता होती है। इन्होंने अपने परिश्रम से उन सभी परिभाषाओं को बदल दिया जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही है। इनमें से कुछ लोगों ने आज हमसे भी बात की है और इन लोगों ने क्या कहा आज इस देश के हर युवा को सुनना चाहिए, इस देश के हर माता पिता को सुनना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें आज आपको नई ऊर्जा से भर देंगी। मुझे नहीं पता था कि ये 1 रैंक आ जाएगा, काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे और देश के विकास में हम अपना योगदान दे पाएँ। मेहनत हमेशा रंग लाती है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ सूनर और लेटर। कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हीं डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में गिव अप ना करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट लें, जो लोग आप में बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप पूरे मन को से किसी चीज़ को करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं ऑन अ रेगुलर लेवल 9 से 10 घंटे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। मेरे लिए 2 सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पर मैं काम करना चाहती हूँ, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम आपको और भी ऐसे यूपीएससी टॉपर से मिलवाएं। आपको इनकी कहानी के बारे में जानना चाहिए। ये किसी वीआईपी खानदान से नहीं आते, ये बड़े बड़े खानदानों से नहीं आते, ये अपनी मेहनत के दम पर यहां से आए हैं। जिस लड़के को आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जिसने पूरे भारत में पहला रैंक हासिल किया है, वो एक किसान का बेटा है। जिस दूसरी बच्ची को अभी आपने देखा, उसके पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। इसी तरह से आप देखेंगे सफलता की ये कहानियां आपको ऊर्जा से, जोश से भर देंगी। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, पैसे के दम पर नहीं, महंगे स्कूलों के दम पर नहीं, महंगी कोचिंग के दम पर नहीं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के दम पर नहीं, विदेशों से शिक्षा हासिल करने के दम पर नहीं, यहां रहकर छोटे छोटे गांवों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके, खेतों में काम करते हुए, इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो सरकारी विभागों में पहले से नौकरियां कर रहे थे और नौकरी करते करते इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा को इन्होंने क्रैक कर लिया। इन सब से आपको सीखने की जरूरत है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि सदाबहार गायक किशोर कुमार का असली नाम क्या था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं
जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है, उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है, उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं।
वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर,
उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत जरूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज सदाबहार गायक किशोर कुमार का जन्मदिन है। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। वर्ष 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। वर्ष 1948 से 1987 के बीच किशोर कुमार ने हिंदी सिनेमा को बहुत सारे यादगार गीत दिए हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग आज भी हर रोज किशोर कुमार को उनके गीतों के जरिए याद करते हैं, और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। किशोर कुमार को तन्हाई बहुत पसंद थी। वर्ष 1985 में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका कोई दोस्त नहीं है और वो पेड़ों से बात करना पसंद करते हैं, और उन्हें अपने अजीबोगरीब व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बार एक बोर्ड लगवा दिया था जिस पर लिखा हुआ था बिवेयर ऑफ किशोर, यानी किशोर से सावधान। भारत में बने एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 1956 में हुई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वर्ष 1955 में इसका कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा था। इसके बाद इंग्लैंड से मिले यूरेनियम की मदद से सिर्फ 1 मेगावाट की क्षमता वाला रिएक्टर तैयार किया गया। बिजली, कृषि और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों के विकास में इस रिएक्टर की बहुत खास भूमिका रही थी। वर्ष 1944 में आज ही के दिन नाज़ी जर्मनी की सीक्रेट पुलिस ने 15 साल की एक यहूदी लड़की एन फ्रैंक और उसके परिवार के 4 सदस्यों को एम्स्टर्डम के एक गोदाम से गिरफ्तार कर लिया था। इतिहास में 1941 से 1945 के दौर को द होलोकॉस्ट यानी बड़े स्तर पर किए गए नरसंहार के लिए जाना जाता है। तब
हिटलर के शासनकाल में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। इस दौरान 15 साल की एन फ्रैंक ने 2 वर्ष तक हिटलर के यातनागृह में रहते हुए अपने अनुभवों को अपनी एक डायरी में लिखा था। एन फ्रैंक की इस युद्धकालीन डायरी को बाद में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित किया गया था। दुनिया भर में इस किताब की 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और वर्ष 1875 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखक हांस क्रिश्चियन एंडरसन का निधन हुआ था। एंडरसन की लिखी परी कथाओं का करीब 125 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। एंडरसन के जन्मदिन को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी कहा जाता है। यहाँ एंडरसन से सीखने वाली बात यह है कि वो डिस्लेक्सिया नामक बीमारी के साथ पैदा हुए थे, लेकिन अपनी बीमारी पर जीत हासिल करके वो एक महान कहानीकार बन गए। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे देश के युवा भगवान राम के जीवन से जो सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं वो ये है कि अपने जीवन में किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, सिर्फ पुरुषार्थ कीजिए। नमस्कार।